बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इस्लामाबाद का जो सियासी माहौल है वो शदीद गर्म है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो अपोजिशन की क़यादत है वो उसकी एक्टिविटी जारी थी। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब ने अपनी जमात और इत्तेहादी जो जमात के लोग हैं उनसे खिताब किया, बताया कि कल किस तरीके से जो एक तारीखी काम होने जा रहा है, यानी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर चीज़ रखी जाएगी। बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स थे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इमरान खान साहब के मुल्क में जो इलेक्टोरल निज़ाम है उसके ऊपर भी जो उनकी रिजर्वेशन थी उन्होंने खुल के इजहार किया। लेकिन वज़ीर आज़म के इस इजलास के कुछ देर के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि वो अब इसके अंदर मजीद मशावरत चाहते हैं। ये भी बाज़ ज़राए से मीडिया को कहा गया कि अपोजिशन की जो कुछ जमातें हैं उन्होंने राब्ता किया। अपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत जो है वो अपने नंबर पूरे करने में नाकाम रही है। कल भी कौमी असम्बली में उसे एक बिल में शिकस्त हुई और आज भी ये भाग गए हैं क्योंकि इनके पास नंबर नहीं थे। दूसरी तरफ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, 2 बड़े इत्तेहादियों ने हमें खुद कन्फर्म किया है कि उन्होंने हुकूमत से माजरत कर ली कि वो इंतखाबी इस्लाहात के इस बिल पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी आज इमरान खान साहब के इस इजलास में शरीक थे, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो बिल आपने बनाया है, जो चीज़ें की हैं उसके ऊपर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी रिजर्वेशन है, हमें ना मशावरत में शामिल किया गया है, ना हमें इस हवाले से एतमाद में लिया गया है। लिहाजा MQM इस मामले में हुकूमत का साथ देने से माजरत करती है। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि मुस्लिम लीग काफ ने भी हुकूमत से माजरत की कि वो इस बिल पर इनका साथ नहीं देंगे। तो इत्तेहादियों का साथ छोड़ना और फिर हुकूमत के जो अपने बाज़ अराकीन हैं उनके बारे में भी इत्तलात है कि उनके भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ रिजर्वेशंस थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि जो कि मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हुकूमती अराकीन को और उन टेलीफोन कॉल्स में उन्हें कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट के सेशन में पहुंचें, हाजिरी को यकीनी बनाएं। जिस तरह से माजी में मुतअद्दिद जो कानून साजी हुई है उसके अंदर जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, इस बार जो हुकूमती अराकीन हैं उनसे बाज़ाब्ता राब्ते किए गए, इत्तेहादियों से राब्ते किए गए, उन्हें कहा गया कि वो पार्लियामेंट के सेशन में शरीक हों। और ये राब्ते हुकूमत की जानिब से नहीं थे, ये कुछ और जगह थी जहां से राब्ते किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार मैनेजमेंट जो है उस तरह से नहीं हो सकी और इस मामले को हुकूमत को मुअख्खर करना पड़ा है। PDM का सरबराही इजलास भी 15 नवंबर को तलब किया गया है। अपोजिशन यूनाइट हो रही है और आज के इस मामले के बाद उनका जो मोराल है वो यकीनन बड़ा होगा और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने इस हवाले से हुकूमत को शिकस्त दी है। कम से कम वो अपने नंबर्स उनके ज़्यादा नहीं, लेकिन हुकूमत के जो सफ़े हैं उसमें वो शायद डेंट डालने में या खुद जो उनका डेंट पड़ा है उसमें वो कामयाब हुए हैं। दूसरा जो एक अहम मामला वो APS के जो शोहदा के वारिसीन हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर समाअत था, आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को तलब किया। इमरान खान साहब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जहां उन्होंने कहा कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, अदालत हुक्म करे तो हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इस मामले के ऊपर जिसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका मौक़िफ़ है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वो लोग जो कि सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो 4 हफ्ते का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जमा करने के लिए। मुतालबात सामने आ रहे हैं कि जी कमीशन बनाया जाए, लोग इंडोर्स कर रहे हैं और खुद ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग जो है इंसाफ के मुतलाशी हैं तो वो क्यों है। तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा मोहतरम जनाब अमजद न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और कमर दिलशाद साहब से भी जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं कोशिश करेंगे उनकी राय लें। अमजद न्याजी साहब, ये धचका है हुकूमत के लिए क्योंकि इत्तेहादियों ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि चूंकि उन्हें मशावरत नहीं की गई, एतमाद में नहीं लिया गया, हम साथ नहीं देंगे।
نمبر پورے نہیں تھے لہٰذا حکومت کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا پڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ نمبر بھی پورے تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے جو لنچ پہ تمام اتحادی بھی موجود تھے. کہتے ہیں روٹی کھانے کے بعد بھی منع کر دیا نیازی صاحب. روٹی کے بعد بھی منع نہیں کیا. 3 بجے تک پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کل یہ ہو جانا ہے سب کچھ ہے، اچانک سے 1-1.5 گھنٹے کے اندر کیا ہوا، سب چیزیں ریورس ہو گئیں. 7 بجے اسپیکر صاحب کے پاس میٹنگ رکھی ہوئی اس تھی. میں دیکھیں بہت سارے جو دوست تھے، جو بہت سارے ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، ان کا یہ بھی موقف تھا، کیونکہ اپوزیشنز کے کچھ اراکین جو ہیں اس سے بات چیت ہوتی رہی. پھر پرائم منسٹر سے بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک دفعہ ان کے ساتھ پھر نیازی صاحب ساری ایکسرسائز سارے ایم این اے سینیٹرز کو بلا لیا، کل سیشن کال ہو گیا، 2 گھنٹے پہلے لیٹر نکل رہا ہے، 2 گھنٹے بعد پھر ختم ہو رہا ہے چیزیں. یہ کچھ تو ہوا ہے بیچ کے اندر. حافظ صاحب، اگر نان ایشو کو ایشو بنا لیں تو چائے کی پیالی میں طوفان تو نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن ہم نے گڈ جیسچر دیا ہے، کیونکہ جو قانون سازی ہوتی ہے وہ ملک کے لیے ہوتی ہے، وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہوتے ہیں، اداروں کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے. مقصد ہے کہ ہم کسی بھی طریقے کے ساتھ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام میں یہ تاثر جائے کہ یہ ون سائیڈڈ ہوئے. ہم پھر آخری امید کے ساتھ جو ہے وہ پھر اپوزیشن کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی عوام کا اداروں پہ اعتماد بڑھے، اور یہ روزانہ کی جو ہے نا ہارس ٹریڈنگ، یہ چھانگا مانگا، اس کا خاتمہ ہو سکے، اور آپ کی وہ نمائندہ جماعت یا وہ نمائندے جو آپ کے ووٹوں یعنی کہ پاکستان کی ووٹوں کے ساتھ بن کے آئیں، اور پارلیمان جو اسے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت تو تب ہی آئے گی جب آپ وہ نظام لے کے آئیں گے جس میں آپ کا اور ہمارا اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا نیازی صاحب. بڑی ابائی صاحب، نیازی صاحب نے کہا گڈ جیسچر دیا ہم نے، کوئی ایسی بات نہیں، نمبر شمبر ہمارے پورے تھے، آپ لوگ کہتے تھے بات کر لیں، ہم نے ایک موقع آپ کو دیا ہے، بات کر لیں ان سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق صاحب، مجھے بڑا احترام ہے نیازی صاحب کا، اور اس کے علاوہ باقی جو بات آپ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے. انہوں نے پوری تیاری کی تھی، وزیر اعظم صاحب نے لوگوں کو بلا لیا تھا، لنچ بھی کروا دیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اتحادیوں نے، اور ان کے اتحادی آج مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے انہوں نے باہر آ کے کہا ہے کہ ہم اس لا کی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے. ایم کیو ایم نے بھی اپنی پوزیشن لے لی، مسلم لیگ کاف نے بھی اپنی پوزیشن لے لی، اور ان کے بہت سارے اور پارلیمنٹیرین نے اپنے اندر سے انہوں نے بھی پوزیشن لے لی ہے. ان کے جب بھی انہوں نے لا پاس کروایا کوئی اور قوت ہوتی تھی کہ وہ ایم این ایز ان کو اکٹھے کر کے دیتی تھی. ان سے کبھی اپنے ایم این ایز یا سینیٹر اکٹھے کرنا ان کے لیے مشکل تھے. یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہیں اپنے طور پہ خود یہ معاملہ سارا کرنا پڑ گیا ہے. جب خود کرنا پڑ گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، یہ ان کے بس کا رخ نہیں ہے. اتحادیوں کو کسی نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، کسی نے زور سے ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس حکومت کو ایک چلانے کے لیے کام کیا ہوا تھا. اب لگ رہا ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم سارے ایک پیج میں ہیں، مجھے اب لگ رہا ہے کہ وہ کتاب کا اب وہ تو شاید کتاب ہی نہیں مل رہی، تو پیج دور کی بات ہے. اپنے طور پر ان کا معاملہ جو ہے یہ کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیا نا کیا ہوا ہے. اس کے بعد اور یہی معاملہ ہے. تو آج ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے اپنے لوگ بھی نہیں ہیں، ہمارے اتحادی کھڑے نہیں ہیں، اور آج اپوزیشن کی بڑی تیاری تھی، اگر یہ آ جاتے تو یہ ان کو بڑی ڈیفیٹ ملنی تھی جس طرح کل نیشنل اسمبلی میں ملی ہے. تو پھر انہوں نے جب دیکھ لیا کہ کچھ نہیں، انہوں نے پورا زور لگایا، لوگوں کو بلا لیا. کچھ لوگ آ نہیں سکے، کچھ لوگوں نے معذرت کر لی، کچھ لوگوں نے اپنی وہ بتائیں کہ جی ہمارے لیے مشکلات ہے، کچھ نے کہا کہ جی اس لا کو ہم نے اسٹڈی نہیں کیا. جو اتحادی انہوں نے کہا ہم تو کسی طور پر سپورٹ نہیں کریں گے. اس وقت سخت کنفیوژن کا شکار ہے جماعت، مسائل کا شکار ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن لاز تو پتہ نہیں پاس ہوتے نہیں ہوتے، مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی خوفناک چیزیں نظر آ رہی ہیں. امجد نیازی صاحب بعد میں شاید آپ سے کوئی ڈسکس کریں، تو معاملات کافی خراب ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب چیزیں سیٹل ہونے کی طرف سنبھلیں گی نہیں. اچھا قمر دلشان صاحب، الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج بڑے سخت ریمارکس تھے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ویڈیو آتی ہے، کچھ نہیں کرتے. سینٹ میں جب ہم نے کہا اس طرح سے الیکشن کرا لیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم کوئی بات کرتے ہیں ای وی ایم کے اوپر، الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے؟
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आमने सामने है, बहुत सख्त नाराज हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन के ऊपर। नहीं, असूली तौर पर वो चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान है, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन से या आईनी इदारे से नाराज हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है वो एक आईनी इदारा है, उनको आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर के उनके इख्तियारात भी हैं, मरात भी हैं, और एक आईन ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। तो ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चीफ एग्जीक्यूटिव सी से किसी आईनी इदारे को तरजीह कर रहे तो करने दें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 10 की रिपोर्ट पेश कर दी। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना एक फैसला किया है, रिपोर्ट भी आ गई है, चशम कुशर रिपोर्ट आई है। हमारे लिए भी, मेरे लिए भी हैरान कौन थी, हम ये समझते थे कि जरा इलेक्शन कमीशन जो है ये कैसे धांधली होती है, गड़बड़ कैसी होती है, टेम्परिंग कैसी होती है। अब पता चला कि टेम्परिंग के तो उस्ताद जो हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी माली फायदा हासिल करने के लिए अपने सियासी जमातों के साथ, उम्मीदवारों के साथ अपना राब्ता कायम कर लेते हैं, और वो उसकी रात के अंधेरे में या वो अपना सारा रिकॉर्ड भी चेंज कर देते हैं, टेम्परिंग भी करते हैं, और बदनामी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को होती है। अब ये पहली दफा ये रिपोर्ट आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला कर रहा है, एक बड़ी हाई पावर्ड की कमेटी मुकर्रर कर दी है, और वो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में ये वज़ीर आला पंजाब का भी तलब करेंगे, उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी तलब किया जाएगा, और बाकी जितने भी लोग हैं आईजी पुलिस उस वक्त के और चीफ सेक्रेटरी भी साबिक जो हैं वो भी तलब किया जाएगा। न्याय साहब, ये कमर दिलशाद साहब का पॉइंट ये है कि आपको तो क्रेडिट लेना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन इतना फेयरली काम कर रहा है, आप उसके मुकाबिल खड़े हो गए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक आईनी इदारा है, आप अपनी हैसियत कम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफिज साहब, पहली बात यह है कि कोई भी रिपोर्ट जब फैसला आता है तो उसके फॉर एंड अगेंस्ट हमेशा क्वेश्चन और उसके ऊपर डिबेट होती है। ठीक, जो अच्छी चीजें यकीनन उसके ऊपर हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वन साइडेड और बायस्ड अगर कोई चीज आई है तो यकीनन उस पर डिबेट भी होनी चाहिए। ये पॉजिटिव नोट है, कोई इस पे कोई नेगेटिव नोट नहीं है। बिल्कुल कंवर दिलशाद साहब ने एक बात की है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उसके भी वही जो है वो पावर्स हैं, वही उसकी प्रिविलेज और मराद भी वही रखता है, लेकिन साथ साथ ये भी तो देखें ना कि हमेशा फैसलों के ऊपर तनकीद होती है, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, को ये पाकिस्तान में नहीं आउटसाइड पाकिस्तान भी होती है। तो ये कोई अचंभे की बात तो है नहीं जिसके ऊपर खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात कर दी। ठीक है, बिल्कुल हमें भी पता है जी आईनी इदारा है और हम कोई आइन के बाहर तो नहीं है, सब जो है वो रूल ऑफ लॉ के नीचे काम कर रहे हैं। दूसरी बात अब भाई साहब ने की थी कि यार अब इनसे संभलने वाली नहीं है चीजें, हाफिज साहब बात किताब खो गई है। जी हाफिज साहब, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि यही सेनेट इलेक्शन में बाद में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, और हम कहते रहे थे कि अपोजिशन शोर भी मचाएगी और फिर दंगा फसाद भी करेगी। वही होता रहा कि बाद में कोर्ट्स में भी गए, फिर खुद रो रहे थे, हर तरफ से एक शोर मचा। तो ये हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आज भी अब मौका है, आए अगर पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे कवानीन जहां से निकाल के लेके जाएं जो कौम के लिए और सबके लिए काबिल कबूल हो। जी, अब भाई साहब वो कहते हैं बैठे ना इंतखाबी इस्लाहत पे, तो अब बैठेंगे, अब तो आज आप तो वैसी मोरल बड़ा अप होगा कि अब हुकूमत नंबर पूरी नहीं कर सकी, तो अब कैसे बैठेंगे? देखें तारिक साहब, ये बात बड़ी सीरियस बात है। इस मुल्क में इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम सब इसके हक में हैं, और हम ये भी कहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए ताकि जो जमात जीते उसके पास आवाम का मैंडेट हो, जो हारे वो माने। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर बनाना है। अब आईने पाकिस्तान ने यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी है। ये इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का सिर्फ एक अदारा करवा सकता है, इसके पास सारे इख्तियार हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर वो अदारा कह रहा है कि ये जो मशीन जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बोर्ड नहीं किया गया, इस बारे में उनकी बहुत बड़ी रिजर्वेशन है और सियासी जमातों की रिजर्वेशन है। मुझे याद है कि मैं उस कमेटी का मेंबर था जब
इलेक्शन कमीशन के लोग और नादरा के लोग आए, पिछले इलेक्शन में उन्होंने आरटीएस पे जब आकर हमें ब्रीफिंग दी, हमने उन्हें क्वेश्चन पूछे कि जी ये किस तरह आरटीएस का सिस्टम काम करेगा, या आपका बैकअप आपके पास क्या है, बैठ गया है, किस तरह रिटर्निंग अफसरों के साथ ये जाएगा। सब ने कहा कि इससे बेहतरीन निजाम कोई नहीं बना सकते, बहुत अच्छा निजाम है। नादरा ने भी बड़ी हमायत की, इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी इसकी हमायत की, लॉ पास हो गया। आपने देखा कि फिर उस सिस्टम के साथ क्या हुआ, किस तरह वो सिस्टम जो है आरटीएस का गिरा, किस तरह ये इलेक्शन के ऊपर आज तक जो पिछले इलेक्शन उस पर आज तक सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई उन इलेक्शनों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए जमात ऐसा काम ना करे। दुनिया के और ममालिक हैं, वहां भी ये तजर्बे देखें। हमने कहा था कि कोई मॉडल आप बनाए, कोई किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में करवा दें, कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में एक दफा देख लें क्या ये पॉसिबल है कि आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कराने के जा रहे हैं। जो हुकूमत पहली दफा ये तारीख में ऐसा हुआ है, ये आपके साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इनकी बड़ा तजर्बा भी है, इनसे पूछ लें कि कभी मैंने कम से कम इतने अपनी पार्लिमानी उसमें नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ सख्त अपना मौके रखे, वो कहे कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये गलत काम है, इसकी हम हमायत नहीं कर सकते, इसके नतीजे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस अदारे ने तारिक साहब इलेक्शन करवाने हैं, वो अदारा भी जब नहीं मान रहा, सियासी जमातें भी जब नहीं मान रही, पाकिस्तान में कोई और इसके लिए बेहतरी नहीं कर सका, हमने कहा कि आप इसके लिए ओपन डिबेट करवाएं, आप इसको लेके आए दोनों हाउसेस में, इसे डिबेट करें, लोगों से अपनी अपनी राय लें, और फिर एक कमेटी दोनों हाउसेस की बने, पार्लियामान की कमेटी बने, और वो फिर कोई तजवीज लेकर सामने आए कि किस तरह हम आने वाला इलेक्शन जो है उसको फ्री एंड फेयर बना सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल बात है, ये लॉ कंट्रोवर्शियल है। पहले तो ये पास नहीं करवा सकते, अगर इन्होंने पास करवा भी लिया है तो आने वाला इलेक्शन सबसे ज्यादा तारीख का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये कोई बात न सुनने से तैयार है। इस मुल्क के वजीर आजम साहब की अना पाकिस्तान से बड़ी है, वो किसी ऐसे मामले पे न किसी अदारे को छोड़ते हैं, न किसी सियासी जमात को माफ करते हैं, न वो पार्लियामेंट को कोई इज्जत देते हैं। अभी आप देखेंगे जब इतने सीरियस मामला डिस्कशन हुए हैं, कैमरा जो अभी मीटिंग हुई है पार्लियामेंटेरियन की, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते तो उनके लिए बड़ा था, वो आके सुनते, तजवीज मांगते। वो तो जब पुलवामा का मामला हुआ, मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप आके सारी बैठ गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी और हिंदुस्तान के दरमियान जंग है, इतना टेम्परेचर दोनों तरफ हाई था, उस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आना गवारा नहीं किया। जब ये पार्लियामान को कुछ नहीं समझते, जब ये अदालतों को कुछ नहीं समझते, जब ये इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं समझते, तो फिर तो आप देखेंगे किस तरफ ये चीजों को ले जा रहे हैं। ये खौफनाक सूरत हाल है, जिस बंद गली में ये चले गए, अब इनका इस बंद गली से निकलना मुश्किल है। चले मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद नियाजी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अशतर औसाफ साहब और कमर दिलशाद साहब हमारे मेहमान हैं। कमर साहब, ये एक बड़ा नुक्ता ब्रेक पे जाने से कबल जावेद अब्बासी साहब ने उठाया कि जिस इदारे ने इलेक्शन करवाना है वो ही राजी नहीं है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि वो इस तरीके से हुकूमत के सामने आके खड़ा हुआ है, तो उसके बाद फिर कैसे होगा प्रैक्टिकल पोजीशन? देखा जी, असूली तौर पर कोई ऐसे मुझे नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा एक आजाद इलेक्शन करवाना और गैर जानबदार इलेक्शन करवाने के बड़े दाई रहे हैं, मुद्दा बयान करते रहे हैं, जंग लड़ी है उन्होंने इसके बारे में 2013 के इलेक्शन के बाद। तो अभी हमें बड़ी हैरानगी है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमीशन खुद इनकी नॉमिनी है, इनकी ख्वाहिश पर ही वो हुआ, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी उनकी ख्वाहिश पर मोहर लगा दी। लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ी जो इनकी दोस्त अहबाब हैं या कौन सी शख्सियात हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, अंधेरे गली में खड़ी कर रहे हैं, बद गली में खड़े कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं कि जो आईनी इदारे होते हैं इनके पास बेपनाह इख्तियारात होते हैं। इलेक्शन पाकिस्तान के पास भी बेपनाह इख्तियारात है, आर्टिकल 204 के इख्तियारात है, वही इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, वही इख्तियारात हाई कोर्ट्स के पास है। तो ये अब नजर ये आ रहा है कि आप देखें कि बड़े बड़े केसेस इलेक्शन में पाकिस्तान के हाल देर समात हैं। अब ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो मसला जो है वो अब जो कि ज्वाइंट सेशन में भी तय नहीं हो रहा, तो मुमकिन है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो कानून साजी हो रही है वो पाया तकमील तक ना पहुंच सके, जैसे कि इजलास भी मौखर हो गया, डेफर हो गया। अच्छा न्याय साहब, अब आपको क्या सूरत नजर आती है? अब जो कमर दिलशाद साहब सूरत हाल बता रहे हैं, जो जावेद अब्बासी साहब बता रहे हैं, उसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता कि अगर ये कानून साजी कहते हैं बिल फर्ज महाल अक्सरियत के बलबूते पे हो भी गई तो उसके बाद एक कानूनी जंग होगी और ये मामला इसी तरीके से जो है ना लेफ्ट राइट होता रहेगा। हाफिज साहब, आपके इल्म में है कि
پرائم منسٹر پاکستان جب بجٹ سیشن کے موقع پر بھی تشریف لائے تھے تو انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ریکویسٹ کی تھی اپوزیشن کے کو کہ آپ آئیں قانون سازی میں حصہ لیں, آپ تجاویز دیں, پروپوزلز دیں. کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں ہم ایک پروپوزلز لے کے آئے ہیں انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں, اگر آپ کو ہم نے کہا کہ یہ کچھ مطلب کوئی یہ حرف آخر نہیں ہے, آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی تجاویز ہیں تو وہ لے کے آئیں. اس کے باوجود بھی میں ہماری یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بغض عمران خان سے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتے. اس کی بنیادی وجہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیوں نہیں آنا چاہتے کہ جی ہمیں وہ سہولیات, وہ این آر او, وہ ڈیل اور وہ ڈیل ملے تاکہ ہم تب اس کی طرف جائیں. اور پھر یہ پرانا جو گھسا پٹا نظام ہے جس کے نیچے یہ الیکشن لڑتے رہے اور یہ اس کے ماہر بھی ہو گئے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی ہماری واپسی جو ہے ممکن نہیں. اس کے علاوہ واپسی ممکن جو ہے وہ تبھی ہوگی جب یہی پرانا سسٹم چلے گا. جاوید عباسی صاحب میرے لیے محترم ہے, انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر ہمارا, آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا کیا مفاد ہے. ہمارا مفاد یہی ہے کہ قوم کو ایک ایسا نظام مل جائے گا. آپ ایک ایسا جادو کا ڈبہ رکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کے لیے ووٹ گریں, وہ یہ کہتے ہیں پچھلی دفعہ اس سے بہتر اگر ان کے پاس کوئی تجاویز ہے تو حافظ صاحب ان کے پاس کوئی اس سے بہتر تجاویز ہے وہ بتا دیں ہم. اور دوسرا جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل باؤنڈ ہے, وہ اگر آئینی ادارہ ہے تو وہ قانون سے کوئی آئین سے بالا تر نہیں ہے, رول آف لا کے نیچے اس نے عمل کرنا ہے. سپریمیسی آف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں لا کیا کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر باؤنڈ ہے. اشرف صاحب یہ اگر پارلیمان ایک فیصلہ کر لیتی ہے, قانون سازی کر لیتی ہے, تو پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے چاہے وہ یہ سمجھتی ہو کہ اس کے نتیجے میں فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہو سکتے. جو پارلیمان کا جو قانون ہوگا وہ بائنڈنگ ہوگا ان پہ بھی اور باقی سب لوگوں پہ بھی, پرائم منسٹر سمیت. بات یہ ہے کہ جو ابھی تک جو گفتگو کا مجھے ماخذ سمجھ آیا ہے جو کہ ابھی تک اس پہ ڈبیٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ ای وی ایم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں بہت دیر سے چل رہی ہیں اور اس کے اندر جو بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ لیگل بھی ہیں اور وہ ٹیکنیکل بھی ہیں. اس میں کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, نہ تو یہاں پہ کوئی کسی کے خلاف کوئی بوس کی بات ہے نہ کوئی اور بات ہے. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے, نمبر 1 کیا الیکٹرک یا الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ووٹنگ مشین باقی ملکوں میں جس طرح کی سسٹم ہوئی اس کے پراپر نتائج سامنے آئے یا نہیں آئے, پہلا سوال. نمبر 2 کیا الیکٹرک ووٹنگ مشین کا قانون کے اندر کوئی تذکرہ ہے یا نہیں ہے. نمبر 3 کہ کیا یہ ایک حتمی چیز ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کیا ہمارے پاس وسائل ہیں. میں جو بھی گفتگو سنتا رہا ہوں آپ کے چینل پہ دوسرے چینلز پہ, کسی نے اس کے اندر کوئی بات نہیں کی کہ کیا اس کے ساتھ ایک جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکٹرک ووٹنگ مشین سے جو پرچی نکلے گی اس پرچی کو کیا آپ نے باکس میں ڈالنا ہے تاکہ اگر کوئی ابہام ہو تو اس کو دور کیا جا سکے. کیا اس کو بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے منسلک کیا جائے گا, ووٹر کی آئیڈینٹی کیسے ہوگی, اس کی گنتی کیسے ہوگی, اور کیا ووٹر کا جو اس جگہ پہ آنا اس کی کیا فوٹوگراف لی جائے گی, کیا وہ فیشل ریکگنیشن سسٹم ہوگا, کیا ہوگا. ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سارے سلسلے میں بہت قریب سے اس کو دیکھتا رہا ہوں. پہلے ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی مانا تھا کہ یہ سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور فول پروف نہیں ہے, اس لیے اس کو ابھی ہم سامنے نہ رکھتے ہیں. کوئی شفاف الیکشن کے خلاف نہیں ہے, کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کے خلاف نہیں ہے, بٹ کیا کام کرنا چاہیے
उसके ऊपर पूरे तरीके से डिबेट होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता ये डिबेट चैनल्स पे क्यों हो रही है, ये डिबेट जो है वो ईवान में क्यों नहीं होती। जी, ये भाई साहब ने यही फरमाया कि जी बात होनी चाहिए थी। ये ईवान में इसको डिस्कस करें, इसकी ऊपर मामला देखिए, इस पे एक्सपर्ट्स को बुलाएं। क्या ईवान एक्सपर्ट्स या क्या कमेटी एक्सपर्ट्स को नहीं एग्जामिन कर सकती? ठीक, कर सकती है। इस पे एक नहीं कई स्टडीज हो चुकी हैं और उन स्टडीज को हम पता नहीं क्यों नहीं देखते। ये बिल्कुल लाहासिल होगा जब तक कि हम उसका कॉस्ट एनालिसिस भी ना करें। आई हैव नॉट हर्ड एनीबॉडी जी टेलिंग अस कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक, वो उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसका एक भी प्रोटोटाइप जो है जी वो जी। तो वी आर जस्ट टॉकिंग इन दी एयर। अब भाई साहब आप उस कमेटी में थे, ये कॉस्ट एनालिसिस हुआ था जो अख्तर साहब कह रहे हैं कि कॉस्ट एनालिसिस, उसकी कॉस्ट, वो हमारे पास वसाइल हैं? देखिए, मैंने अख्तर साहब से शायद मेरी बात उस वक्त नहीं सुनी, वो बात तशरीफ लाए प्रोग्राम में। मैंने पहले कहा कि ये सारे क्वेश्चन जो थे इनका एक ही फोरम है और वो है था पार्लियामान। जी, आपने कहा था। और पार्लियामान की हमने कहा था कि कमेटी ऑफ होल बनाई जाए। कमेटी ऑफ होल वो होती है जिसमें पूरी पार्लियामान को कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसमें एक्सपर्ट भी बुलाए जाते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन के लोग भी बुलाए जाते हैं, उसमें बाकी कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बुलाए जा सकते हैं, कोई और बाहर के कोई एक्सपर्ट बुलाए जा सकते हैं कि पहले उन्हें सुना जाए और समझा जाए कि जिस दुनिया के जिन ममालिक में ये मशीन अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो क्या उसके नताइज क्या निकले। और फिर हमें देखना यह है कि हमारे जो अपने पाकिस्तान के अंदर है, क्या हमें इतनी बड़ी कैपेबिलिटी हमारे पास है कि हम एक एक पोलिंग स्टेशन पे ये चीजें लेके जाएंगे। हमारे तो पोलिंग स्टेशन जब शुरू हो जाते हैं तो जब बक्स है वो भी बाज दफा नहीं पहुंच सकते वहां पर टाइम पे। ये वो बहुत सारी आंसर इस क्वेश्चन का वही दिया जा सकता था कि ये मामला अगर खुल के पार्लियामान के अंदर डिस्कस होते, पार्लियामान में ये ला जब लाया था तो हमने कहा कि इसकी दोनों हाउसेस की कमेटीज बना के इसको उनके पास भेजें, इस पे पहले दफा वहां डिस्कशन हो, फिर वो तजवीज दें। ये हुकूमत एक बात में डिटरमिन है। ये इलेक्शन कमीशन अगर कोई बात करता है, वुज़रा शाम को बैठकर उसको गाली देते हैं, वुज़रा उस पर इल्जाम लगाते हैं, वुज़रा कहते हैं कि ये पैसे खाता है। मैं ऐसे इल्जाम है जो आदमी बयान करने से कासर है। जो हुकूमत अपने अदारों के साथ उनकी ऐसी बेतुकीरी करे, उनके ऐसे उनके पास अल्फाज कहे, उस इलेक्शन कमीशन की क्या इन्होंने मामला छोड़ दिया है। वजह उसके पीछे एक वजह है, वजह ये नहीं है, वजह वो ये है कि इनका फॉरेन फंडिंग का केस वो सुन रहे हैं, इनको पूरा पक्का यकीन है कि इनके खिलाफ वो फैसला आएगा। अब वो फैसला बचने से पहले ये उस अदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये कहते हैं कि हम उसको इतना उसको कंट्रोवर्शियल बना दें कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ये पोजीशन ले लेंगे कि जी हमने तो इस अदारे के मुताबिक बातें की थी, इसलिए ये अदारा हमारे खिलाफ फैसला दे रहा है। ठीक, तो हुकूमत के अगर हाथ साफ हैं, हुकूमत चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो पाकिस्तान में जरूरत है, हम सारे चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन कोई ऐसा काम न करें जिसके मुताबिक ये आप इलेक्शन अगर ये कानून पास हो जाता है सपोज, और ये कानून ठीक उन्होंने कहा कि अगर पास हो जाता है तो इम्प्लीमेंट भी अगर करना पड़ जाए, ठीक, फिर भी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। ना कोई जमात मानेगी, जो अदारा करवाने जा रहा है वही इसके साथ और अगर ये आप उस अदारे को साथ नहीं मिला सके तो इनकी नीयत देखे कि अपोजिशन को किस तरह साथ मिलाएंगे। लिहाजा इनकी नीयत नहीं है लॉ पास करने की, ये बिल्कुल नहीं पास करना चाहते। ये एक कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान के मेन इशू है उससे तवज्जो हटाई जाए, और वो मेन इशू मेरी नजर में इनका फॉरेन फंडिंग केस है। इनको उसको डर है, उससे पहले ये इलेक्शन कमीशन पे इसलिए हमले कर रहे हैं कि कल ये अपना केस बना सके कि देखिए जी हम तो चूंकि इसके खिलाफ थे, इसलिए हमारे खिलाफ फैसला। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं। तो ये जो एपीएस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान साहब पेश हुए हैं चीफ जस्टिस साहब के सामने, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अशतर साहब से मालूम करते हैं कि ये चूंकि इनके सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, ये सारे मामला इनके सामने, इनकी नज़र के सामने से गुजरे। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में इस मामले के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, लास्ट सेगमेंट है। अशतर साहब, ये आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री को भी जो है ना वो हेड करते रहे। एपीएस वाला आज मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स, ये आपके दौर में भी ये सारी चीजें, इंक्वायरी सब कुछ होती रही, इसका स्टेटस उस वक्त क्या था और अब क्या फर्क आ गया इसमें? देखिए, वो जिस वक्त ये सारा कुछ आया, इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तश्कील हो रही थी और सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद बहुत सारे सामने आए
और जिनमें से एक जो था वो एहसान जो है उसका मामला था, और बाकी शराइत थे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, जिसको शायद कौमी सलामती के जो मामला थे उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने रिपोर्ट कंपाइल होके आ गई थी अख्तर साहब उस वक्त जब आप अटॉर्नी जनरल थे? जी, उस वक्त इट वाज इन दी कंपाइलेशन की जी, और उसके सेगमेंट्स कुछ सामने आए थे। जी, और क्योंकि ये बहुत इट्स वेरी एक्सटेंसिव रिपोर्ट जी, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव रिपोर्ट आल्सो। जो चीफ जस्टिस साहब सही हैं, और ये एक ऐसा इशू है जिसको हमें लॉन्ग टर्म में एड्रेस करना है। ठीक। और ये मामला बहुत संगीन है, बहुत संगीन। अच्छा साहब, शिकायत कहाँ पैदा हुई जब सारी चीजें हो गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी हो गई? शिकायत इंसाफ ना मिलने की वजह से पैदा हुई? नहीं, इंसाफ ये कहना कि इंसाफ मिलने की बात ये है कि जो उसकी किरदार है जी, वो किरदार जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, वो किरदार जो खामोश तमाशाई बने रहे, वो किरदार जो कि एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट है, इन सब को बेहतर किरदार तक पहुंचना चाहिए। और वो 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी नहीं पहुंचे? जो सामने आएगी बात तो वो तो ये आएगी कि जो भी इसमें जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उनको कत्ल कर दिया गया या वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। वो अकेले नहीं थे, और कभी मौका मिला तो उस पर मैं कुछ लिखूंगा। अच्छा, लेकिन ठीक, बात मैं बताऊं कि हालात जो हैं इस मुल्क के नाअहल लोगों की वजह से बहुत दिगल होते जा रहे हैं। ठीक, 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 बिल्कुल। भाई साहब आप कमेंट कर लें तो फिर न्याजी साहब। ये एपीएस वाला अख्तर असाफ साहब ने बंद लफ्जों में बहुत बड़ी बातें बता दी हैं। अब क्योंकि अख्तर असाफ साहब ने वो रिपोर्ट देखी है, मैं उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे उसके बारे में ज्यादा तफसीलात का पता नहीं है। मैं जो सिर्फ आज की जो प्राइम मिनिस्टर को पेश हुए तो जो गुफ्तगू हुई है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वंस फॉर ऑल इस मामले को कहीं सेटल करें। जब तक ये मामला नहीं होगा वो माएं चैन से नहीं बैठेंगी, जिनके बच्चे उनसे छीन गए, वो खानदान चैन से नहीं बैठेंगे। वो आज भी रो रहे हैं, वो आज भी अपने बच्चों की तस्वीरें लेके फिर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर आज एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उन्हीं लोगों से आपने इत्तेहाद करना है, उन्हीं लोगों को आपने टेबल पे बिठाना है, उन्हीं लोगों को साथ आज हुकूमत बैठकर कोई एग्रीमेंट करने जा रही है, तो मेहरबानी करके उन वालिदैन और उस फैमिली और उन बच्चों से, तो वालिदैन जिनके बच्चे चले गए उनसे तो पूछें कि आपके ऊपर क्या मामला गुजर रहा है। नहीं साहब, लास्ट कमेंट सर इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि कौम के बच्चे थे और उन्होंने शहादत दी कौम के लिए, तो हम सबके आज भी खून के आंसू रोते हैं उनके लिए। तो इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि इस मुल्क के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी हम उसको मनोअन जो है तस्लीम करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का पेश हो जाना सुप्रीम कोर्ट में, मैं समझ रहा हूँ रूल ऑफ लॉ की कामयाबी है। एक और कमीशन बनेगा न्याय साहब, कोई कमीशन बनाएंगे, कोई दोबारा तहकीकात होगी, सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदारों को पकड़ा जाएगा? मेरे ख्याल में देखें, पहली बात तो ये है कि ये सब जुडिस है। मेरे ख्याल में हाफिज साहब इस पे अगर हम डिबेट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त गैर मुनासिब सी बात होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज पे बिठा दिया, उस पे आप तो कमेंट करें। नहीं देखिए, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अभी तक किसी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक कोई भी ग्रुप है उसके मुतालिक कोई भी फैसला है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। और जो भी फैसले अगर किसी ने करने हैं, किसी रियासत ने करने हैं, तो उसका रास्ता जो है वो पार्लिमान है। पार्लियामेंट वाले तो वो बोल रहे कौमी सलामती की मीटिंग के अंदर हमें तो बताया नहीं, थोड़ी देर बाद फवाद साहब ने ट्वीट कर दिया कि मुज़ाकरात हो रहे, वो कहते को मुआहदे ही सामने रख देते। क्या हुआ है, 1 महीने का सीज फायर? मेरे वहां पे ऐसा कोई नहीं बात हुई कि वहां पे मुआहदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि अभी तक कोई भी फैसला जो है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, काइनेटिक नॉन काइनेटिक, कोई भी ऐसे एलिमेंट हो जिसके मुताबिक अभी कोई फैसले नहीं हुए, जो भी फैसला होगा थ्रू पार्लियामान ही होगा। अब भाई साहब यकीन है न्याजी साहब की बात पे एक जुमले में जरा बता देंगे? वो कहते हैं जो फैसला होगा पार्लियामान के तहत होगा।
अगर न्याजी साहब जाती तौर पे कोई बात कहे तो मैं यकीन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस हुकूमत का जो कंडक्ट है मुझे कोई यकीन नहीं है। एज अ पर्सनल गारंटीज देनी पड़ेगी। हाफिज साहब एक बात कहूँ, जी मैं हाफिज साहब एक बात आखिरी बात जी। करना चाहूंगा। उस दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तमाम लीडरशिप मौजूद थी जी। और तमाम लीडरशिप को तमाम चीजें बड़े वाज़े अंदाज में अस्करी क़यादत ने, इंटेलिजेंसिया ने मुकम्मल तौर पे सामने रखी। तो मैं समझता हूं कि अपनी लीडरशिप से ये बेहतर अंदाज में पूछ सकते हैं। बाहर आके अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो अलग बात है, चूंकि मैं उसकी जो बहुत सारी बातें हैं मैं कह भी सकता हूं, लेकिन चूंकि जो है वो हम बाउंड हैं कि वो मीटिंग जो है वो इन कैमरा थी, लिहाजा मैं इस पे ऊपर डिबेट नहीं कर सकता, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा चलिए, अमजद न्याजी साहब, जावेद अब्बासी साहब, कंवर दिलशाद साहब, अशतर औसाफ साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।